नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 हमसे परिसंचारण निकालने के लिए कह रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था। f दिया गया एक सदिश फलन जो कि y माइनस 2x आई कैप प्लस 3x प्लस 2y जे कैप, के कैप इसमें है नहीं तो आप 0 करके ऐड कर सकते हैं, 0 के कैप, ये आपका f हो गया। जिसे हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जो पथ है उसमें कहा गया कि एक्स वाई तल के ऊपर, एक्स वाई तल मतलब z बराबर 0, एक्स वाई तल का मतलब होता है z बराबर 0, क्योंकि एक्स वाई से बना हुआ तल है। एक्स और वाई से बना हुआ है, इसका मतलब z का कोई लेना देना नहीं है, और z का कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब z 0 है। अच्छा, ये तो एक्स वाई तल हो गया। एक्स वाई तल पे चलना कैसे? एक वर्त पे चलना है जिसका केंद्र मूल बिंदु हो, त्रिज्या 2 हो। केंद्र मूल बिंदु हो तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, केंद्र मूल बिंदु है तो मतलब 0 0, त्रिज्या 2 है तो ये 2 का स्क्वायर। ये वर्त का समीकरण होता है। जो केंद्र होते हैं वो आप यहाँ रखते हैं, यहाँ आप केंद्र लिखते हैं और यहाँ त्रिज्या लिखते हैं। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 या 2 का स्क्वायर, कैसे भी लिख लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। पिछली बार की तरह ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा। इस बार आपको थोड़ा जो एक्स वाई है वो लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? पिछली बार आपने लिया था एक्स बराबर कॉस थीटा, वाई बराबर साइन थीटा। इस बार आपको 2 लेना होगा, क्योंकि अगर आपने 2 नहीं लिया तो बेटा यहाँ देखिए त्रिज्या 2 है। पिछली बार आप गौर कीजिए त्रिज्या 1 थी, पिछली बार त्रिज्या 1 थी। 1 होने की वजह से बटे में 1 आ रहा था, 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा। अब 2 है तो 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा आएगा। तो एक्स बराबर यहाँ होगा 2 कॉस थीटा, x बराबर 2 कॉस थीटा और y बराबर 2 साइन थीटा। ठीक है, वैसे भी समझ सकते हैं, वैसे आप रख के भी समझ सकते हैं। रख के देखिए, नहीं संतुष्ट करेंगे नहीं करेंगे। x की जगह 2 कॉस थीटा रखिए, y की जगह 2 साइन थीटा रखिए, 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 ना लिया होता, खाली x बराबर कॉस थीटा और y बराबर साइन थीटा लिया होता तो क्या ये बराबर आ जाता? तब बराबर आता? नहीं, बराबर नहीं आता। तब लेफ्ट हैंड साइड 1 आती, राइट हैंड साइड 4 आती। 1 और 4 बराबर नहीं होते, इसलिए ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। तो इसलिए जरूरी है थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। x बराबर 2 कॉस थीटा और y बराबर 2 साइन थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे परिसंचारण की तरफ। c f डॉट डी आर, तो कर दीजिए गुणा। इसको dx से गुणा हो जाए, y माइनस 2x dx से गुणा हो जाएगा, y माइनस 2x इंटू डी एक्स प्लस जे कैप 3x प्लस 2y जे कैप और 0, ये 0 हो जाएगा, 0 dz हो जाएगा, क्योंकि जब आप गुणा करेंगे ये आपका dx से गुणा होगा। f डॉट डी आर करें ना, ये dx से गुणा होगा, ये आपका dy से गुणा होगा और ये आपका dz से गुणा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मान है हमारे पास वो रख देते हैं। इस बार तो मान बेटा बहुत रखने पड़ेंगे। x की जगह है, y की जगह है, इवन dx और dy का मान और रख दीजिए। dx और निकाल लीजिए, dx बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 2 कॉस थीटा का साइन थीटा डी थीटा, ये आपका dx होगा। आपका dy होगा 2 कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट आपकी 0 से लेकर पाई तक, 2 पाई तक रहेगी। थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर 2 पाई तक, वो तो आपका वैसा का वैसा ही चलेगा। तो लिमिट 0 से लेकर 2 पाई तक। y की जगह क्या रखना है? 2 साइन थीटा रखना है। y की जगह 2 साइन थीटा, x की जगह 2 कॉस थीटा 2 to 4 कॉस थीटा, और dx की जगह माइनस 2 साइन थीटा डी थीटा, 2 साइन थीटा डी थीटा प्लस 3 दूनी x की जगह 2 कॉस थीटा तो 3 दूनी 6, सीधे लिख देता हूँ 6 कॉस थीटा, 2 दूनी 4 4 साइन थीटा इंटू dy का मान 2 कॉस थीटा डी थीटा। अब आप डी थीटा कॉमन निकाल सकते हैं पूरे क्वेश्चन में से और ब्रैकेट खोल सकते हैं ताकि समाकलन करना आसान हो जाए। 0 से लेकर 2 पाई तक इसको चलने दीजिए, अंदर वालों को खोलिए, सॉल्व कीजिए। माइनस 2 साइन थीटा से गुणा करते हैं, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ ब्रैकेट खुलेगा तो 8 6 दूनी 12 12 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 दूनी 8 साइन थीटा कॉस थीटा। लीजिए भाई, ये हो गया, चेक कर लीजिए आप चाहे। माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 दूनी 8 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 6 दूनी 12 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 दूनी 8 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, समाकलन करने के लिए आपको याद है ये
कोस स्क्वायर का क्या करना पड़ता है, साइन स्क्वायर का क्या करना पड़ता है। पहले साइन स्क्वायर को का हिसाब बिठाइए। साइन स्क्वायर का होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2, ये हो गया। ये भाई 8 दूनी हो गए 16 हो गए। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन जाते हैं, जानते हैं आप अच्छी तरीके से। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ 8 इंटू साइन 2 थीटा। देख लीजिए क्या मैंने गलत लिखा, चेक कीजिए और मुझे बताइए। 12 कोस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा बटे 2। यहाँ हमें 1 मिनट रुकना चाहिए। मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ कि ये 8 है, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, और 2 लिख के 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन गया साइन 2 थीटा। तो 4 साइन 2 थीटा, सेम इसी का भी ऐसे ही हो गया 4 इंटू 2, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 4 साइन 2 थीटा 4 साइन 2 थीटा, यानी 8 साइन 2 थीटा। अब आप आराम से कट कीजिए और समाकलन कीजिए। 2 6 ब्रैकेट खोल दीजिए थोड़े से, ताकि समाकलन करना आपके लिए आसान हो जाए। ब्रैकेट खोलते ही भाई ये आ गया माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 8 साइन 2 थीटा, 6 प्लस 6 कॉस 2 थीटा और डी थीटा। 6 में से 2 गए 4, 0 से 2 पाई, ये आपके पास आ गए 4, 6 और 2 ये हो गया आपके 8, 8 कॉस 2 थीटा प्लस 8 साइन 2 थीटा डी थीटा। कर दीजिए समाकलन और काम पूरा। 4 थीटा का समाकलन डी थीटा का समाकलन थीटा प्लस 8 कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा बटा 2, साइन 2 थीटा बटा 2 प्लस 8 साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा बटा 2, और जो लिमिट है वो लगा दीजिए। कितनी लिमिट है, 0 से लेकर 2 पाई, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई। कुछ कट सकता है तो काट लीजिए, उनके हिसाब कर दीजिए। यहाँ रखेंगे 0 पे 0, कॉस 4 पाई, 2 पाई यहाँ रखते ही 2 दूनी 4, कॉस 4 पाई, 0 रखते ही कॉस 0, ये आपका हो गया 8 पाई प्लस 4 साइन 4 पाई 0, कॉस 4 पाई का मान 1, कॉस 0 का मान 1, तो भाई ये बच गया आपके पास 8 पाई, 4 इंटू 0 0 0, ये आपके पास आ गया टोटल 8 पाई। ये आपका परिसंचारण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, किया गया कार्य पे आते हैं। ये बड़ा कमाल की चीज़ है, किया गया कार्य। किया गया कार्य भी एक रेखा समाकलन ही होता है। वर्क डन, किया गया कार्य। आपने पढ़ा है अगर F एक बल है, F अगर एक बल है तो किया गया कार्य हम इस द्वारा देते हैं किसी पथ C पर किया गया कार्य होता है F डॉट डी आर। ये सुन के आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि फिजिक्स में आपने काफ़ी बार पढ़ा है F डॉट डी आर, किया गया कार्य। कोई भी बल द्वारा विस्थापन अगर डी आर है तो किया गया कार्य कितना होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी होगी, आपका जो बल है वो क्या है, कौन सा बल है आपका। अगर आपका बल संरक्षी बल है, आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं भी याद दिला दूंगा। संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अगर संरक्षी बल है आपका तो संरक्षी बल का एक विशेषता होती है कि आप किसी वस्तु को कहाँ से लेके कहाँ जा रहे हैं, किस बिंदु से उठाकर आप किस बिंदु तक लेके जा रहे हैं। आपका किया गया कार्य इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपका पथ क्या है। आप ए से भी ऐसे जा रहे हैं तब भी आपका किया गया कार्य उतना ही होगा, और अगर आप घूमते फिरते लंबा रूट काट के जाते हैं तब भी किया गया कार्य इतना ही होगा। यानी आपका किया गया कार्य आपके पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा कि आपने छोटा पथ बनाया है कि बड़ा पथ बनाया है कि बहुत 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 बड़ा पथ बनाया है। आपका किया गया कार्य हमेशा बराबर ही रहेगा। यानी आपका किया गया कार्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रारंभिक बिंदु क्या था, अंतिम बिंदु क्या था, बल्कि इस बात से बिल्कुल स्वतंत्र होगा कि आपने कौन से पथ से कवर किया है। समझ रहे बातों को, आप कौन से पथ से जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये होता है संरक्षी बल। तो अब पता कैसे चले संरक्षी बल है, तो संरक्षी बल की बेटा एक विशेषता होती है, अगर कोई बल संरक्षी बल है तो उसका कर्ल निकालिए। कर्ल निकालिए, अगर कर्ल 0 आ जाता है, अगर कर्ल 0 आ जाता है, कर्ल का मतलब डेल क्रॉस एफ, अगर आपके बल का कर्ल 0 आ जाता है तो समझ जाइए कि आपका बल संरक्षी बल है। और संरक्षी बल है तो आप कण को किसी भी पथ से ले जाइए, किए गए कार्य में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो
आइए हम देखते हैं, हमारे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बल दिया गया है f 3x² i कैप 3x² i कैप प्लस 2xz माइनस yj कैप प्लस ये f हो गया। अगर पथ पे निर्भर नहीं करा तो फिर आप किसी भी पथ से जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो पथ चाहे वो पथ बना सकते हैं। लेकिन अगर पथ पे निर्भर करता है तो फिर जिस पथ पे बताया गया है आपको उसी पथ से ही जाना पड़ेगा। रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात को सुनिए बेटा। अगर बल संरक्षी बल है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, आप बिना चाहे भी सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम कोर्स से बाहर निकल के बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस से बाहर आके बात कर रहा हूँ। वैसे तो आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में पथ दिया गया होगा, आपको उसी पथ से निकाल लेना है, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात आपको और बता रहा हूँ कि अगर बल संरक्षी बल है, कैसे चेक करते हैं, कर्ल करके चेक करते हैं। कर्ल निकालिए, वो 0 आ जाता है तो संरक्षी बल है। संरक्षी बल है तो आप किसी भी पथ से जाए आपका आंसर एक जैसा आएगा। लेकिन अगर संरक्षी बल नहीं है तो फिर आप उसी पथ से जाना पड़ेगा जिस पथ से बताया गया है। किसी और पथ से जाएंगे तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ निकालते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, सिलेबस से बाहर निकल रहा हूँ मैं। 3x² 2xz माइनस y प्लस 3 ये हो गया। पहले इसका अवकलन करेंगे जो कि 0 होगा, फिर इसका करेंगे तो z के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, y का 0 हो गया, माइनस j कैप, इससे करेंगे तो 0, z से करेंगे तो ये 0 प्लस k कैप, ये आ गया 2z, y का 0 माइनस y का इधर से करेंगे तो ये 0, जो कि साफ दिखा रहा है कि ये 0 नहीं आया। 0 नहीं आया इसका मतलब ये बल संरक्षी बल नहीं है। और अगर ये संरक्षी बल नहीं है तो फिर आप किसी एक पथ से ही जाएंगे तो ही आंसर वो आएगा, बाकी दूसरे पथ से जाने पर दूसरा आंसर आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये बल संरक्षी बल नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिलेबस में आपको क्वेश्चन दिया गया है, पथ दिया गया, आपको करना नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। ये कंपटीशन में बहुत काम आती है। कंपटीशन में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, किताबों के डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, घुमा के पूछे जाते हैं कि बताइए कि ये जो बल है, इस बल के द्वारा किया गया कार्य हर पथ पे समान होगा या अलग अलग होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हर पथ पे समान देगा या नहीं देगा? तब आपको जो कर्ल वाली जो परिभाषा है वो काम आती है। तो ये कर्ल का एक उपयोग भी हो गया कि कर्ल क्या काम आता है। कर्ल इस बात के भी काम आता है कि कोई बल संरक्षी बल है या नहीं है उसका पता करने में। और संरक्षी बल क्या काम आते हैं, वो ये काम आते हैं कि अगर बल संरक्षी होता है तो हम लंबे पथ छोटे पथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, किया गया कार्य हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए वापस से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे क्वेश्चन में कहा है कि भाई 0 0 0 ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से 2 1 3 से मिलाना है और जो सरल रेखा बने उस सरल रेखा पे किया गया कार्य निकालना है। इस सरल रेखा पर किया गया कार्य निकालना है। तो अब पहली बात हो चुका है कि बल संरक्षी बल नहीं है, तो आप इन दो बिंदु को मिलाने के लिए जो कह रहा है सरल रेखा, तो सरल रेखा से ही जाना पड़ेगा, किसी और पथ से नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आप किसी और पथ से गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको यही पथ पकड़ना है। अच्छा, दो बिंदु को जब मिलाई जाती है तो उसकी रेखा का समीकरण कैसे लिखा जाता है पहले वो समझिए। दो बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए x1 y1 z1 नाम दे दे। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपने 12th क्लास में पढ़ा था, 3V में ज्यामिति में। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y2 माइनस y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। मान रखिए यहाँ पे x1 का मान 0, x2 का मान कितना है, x2 का मान 2 है, 2 माइनस 0, y माइनस y1 का मान है 0, y2 का मान है 1, 1 माइनस 0, z1 का मान है 0, z2 का मान है 3, x बटा 2, y बटा 1, z बटा 3। ये लीजिए, ये पथ का समीकरण आ गया, उस रेखा का समीकरण आ गया जिस पे चलने के लिए ये हमें बोल रहा है कि इस पथ पे चलना है। तो चलिए इस पथ पे चलेंगे। ठीक है, आइए अब किए गए कार्य पे आते हैं। F.dr करते हैं, कार्य निकालते हैं। इस पथ C पे किया गया कार्य F.dr, तो जो i घटक है वो dx से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3x² dx प्लस 2xz माइनस y dy प्लस 3dz।
ठीक है। अब यहाँ पे तो बहुत सारी माथा बच्ची है, यहाँ तो एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है और अलग अलग चीज़ें हैं, तो समाकलन करने में बहुत दिक्कत आएगी। क्यों? डी वाई वाई का तो कर लेगा, एक्स और जेड का कैसे करेगा? एक्स एक्स का कर लेगा, ठीक बात है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आएगी, ये समाकलन अटक गया तो अटक तो गया ही ना। तो प्रॉब्लम ये है कि इसे कैसे निकले। इसे निकलने के लिए हमारे पास जो समीकरण है उसका इस्तेमाल करेंगे। ये समीकरण है, इसको बराबर मानिए टी के, बराबर मानिए, ठीक है। क्यों मान रहे अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर x का मान निकालिए, x बराबर आपके पास आ जाएगा 2t, वजह गुणा कर दीजिए, x बराबर 2t, y बराबर t, z बराबर 3t। अब दिख रहा क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि आपका पूरा सवाल टी में बदल जाएगा, x भी टी में, y भी टी में और z भी टी में। अच्छा, dx का मान चाहिए होगा, dy का मान चाहिए होगा, वो भी निकाल लेते हैं। dx का मान 2 dt, dy का मान dt, अवकलन करने पर dz का मान 3 dt। ये लीजिए आगे, ये रख दिया, सब कुछ टी में बदल जाएगा। अच्छा, फिर लिमिट का इलाज भी करते हैं। लिमिट आइए, शुरुआती लिमिट क्या है, शुरुआती पॉइंट क्या था? 0 0 0। तो देखिए टी का कौन सा मान रखने पर 0 0 0 आएगा, टी का क्या मान रखेगी 0 0 आएगा। तो साफ दिखा रहा है टी बराबर 0 पे, टी बराबर 0 पे 0 0 0 आएगा, टी बराबर 0 पे देखिए, रखिए, ये देखिए टी का मान 0 रखिए, टी का मान 0 रखते ही एक्स भी 0, वाई भी 0 और जेड भी 0 आ गया। यानी पहला वाला जो बिंदु है आपका वो टी बराबर 0 पे आ जाएगा। अच्छा, दूसरे वाला बिंदु 213 कब आएगा? टी के कौन से मान पे 213 आएगा? टी का मान 1 रखने पर। जब टी का मान 1 रखेंगे तो एक्स 2, वाई 1, जेड 3 आ जाएगा, तो ये टी बराबर 1 पे आ जाएगा। तो t बराबर 0 पे आपको पहला पॉइंट और t बराबर 1 पर दूसरा पॉइंट मिल रहा है, तो लिमिट होगी t बराबर 0 से लेकर 1 तक। तो देखिए पूरा सवाल आपका t में कन्वर्ट हो गया। इवन पूरा सवाल ही नहीं बल्कि लिमिट भी आपकी t में ही बदल गई। अब मान रख दीजिए 3, x का मान है आपका 2t, तो 2 का हो गया 2 का स्क्वायर, 4 4 3 12, 12 t स्क्वायर इंटू dx का मान हो रह गया, dx है 2 dt। थोड़ा हल करके लिखते जाइए ताकि कमजोर है। 2x जेड, x इंटू जेड, 2t इंटू 3t, 6t स्क्वायर, x इंटू जेड, x इंटू जेड इंटू 2, तो 2t इंटू 3t, 6t स्क्वायर इंटू 2, 12t स्क्वायर माइनस y कितना है? y है आपका t, dy कितना है? dt प्लस 3, dz कितना है आपका? 3 dt। ये लीजिए dt सबसे बाहर निकाल लीजिए एक साथ, 12 दूनी कितना हो गया? 24t स्क्वायर, 12t स्क्वायर माइनस t, 9 और dt, 12 और 24 36, t बराबर 0 से t बराबर 1, 36t स्क्वायर प्लस माइनस t प्लस 9 और dt। समाकलन करने पर 36t स्क्वायर का समाकलन हो गया t क्यूब बटा 3, 0 से लेकर 1 तक, t का हो गया t स्क्वायर बटा 2, 0 से लेकर 1 तक, 9 t का हो गया 0 से लेकर 1 तक, 36 कट गया 12, 1 की क्यूब 1, 0 की क्यूब 0, माइनस 1 बटा 2 1, 0, 9 आपका आ गया 12 माइनस 1 बटा 2 प्लस 9 21 माइनस 1 बटा 2, ये हो गया 42 और 1 41 बटा 2। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको याद दिला देता हूँ कि ये जो मैंने ये किया है ये सवाल का हिस्सा नहीं है, कर्ल निकालना सवाल का हिस्सा नहीं है। सवाल में तो जो पथ दिया है वो पथ बना लीजिए, समाकलन कर लीजिए और आपका काम खत्म, वो किया गया कार्य हो जाएगा। तो इसका मतलब है रेखा समाकलन किए गए कार्य निकालने में भी काम आता है, परिसंचारण निकालने में भी काम आता है, तो इसके उपयोग है ये, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। बाकी अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको अगले लेक्चर में मैं पूरे करवा दूंगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।